हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद मयंक सर। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। इसको हम 3 क्वेश्चंस के माध्यम में जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल्स है क्या। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो ये पाया कि 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, हर साल पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल्स है क्या। तो शेड्यूल्स एक प्रकार का लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है। फॉर्मेशन है जिनको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे और प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। आइए वन बाय वन शेड्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो शेड्यूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें शेड्यूल्स में सिर्फ ये याद रखना है कि किस शेड्यूल्स में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। अगर कोई शेड्यूल्स ऐसा रहेगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में भी पूछा जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस शेड्यूल में, तो आप समझ लेना। पर हमें ब्रॉडली क्या जानना है कि किस शेड्यूल्स में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो आइए समझते हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। दूसरा, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी के नाम दिए गए हैं और उनके एक्सटेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, नेम ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एक्सटेंट के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल कवर करते हैं क्या, 1 to 4। आते हैं सेकंड शेड्यूल में। इसमें प्रोविजंस किया गया है रिलेटेड टू किससे, एनवायरमेंट से, अलाउंसेस से और प्रिविलेजेस से। किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर ऑफ स्टेट के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इतने लोगों के अनाउंसमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात की गई। अलाउंसमेंट्स मतलब कि सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस उनको स्पेशल पर्क क्या दिया जाएंगे, प्रिविलेजेस उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्या दी जाएगी, ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ें इन लोगों की इसमें प्रोविजन किया गया है, किसमें, सेकंड शेड्यूल्स में, ठीक है। इनके आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल पे, जो है थर्ड शेड्यूल, जिसमें बताया गया है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके, यूनियन मिनिस्टर के, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है। ये हो गए क्या, यूनियन वाले, ठीक है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके भी ओथ अफर्मेशन के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। फिर यूनियन, इन्हीं के तर्ज पे, यूनियन के तर्ज पे स्टेट मिनिस्ट्री, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट के, ठीक है। और जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया किसमें, थर्ड शेड्यूल में। ये आर्टिकल कौन से कवर करते हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर फोर्थ शेड्यूल में आते हैं। इसमें क्या किया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट, ठीक है, सीट की एलोकेशन की गई है, किसकी, राज्यसभा की। कहाँ से, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कितनी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, उसके एलोकेशन की बात किसमें की गई है, फोर्थ शेड्यूल में की गई है। ये आर्टिकल कौन कवर करते हैं, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। इसमें किया गया प्रोविजन रिलेटेड टू किससे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, किसके, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसके, शेड्यूल्स एरिया और शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। इसका आर्टिकल कौन सा कवर करता है, वो 244 की करता है। फिर आता है सिक्स शेड्यूल, जिसमें क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया। अभी कुछ गिने चुने स्टेट, उसमें कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एक एनेक्डोट से भी याद रख सकते हैं, जिसको हम AMTM के नाम से भी याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, इनके ट्राइबल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रोविजन किस में किया गया है, सिक्स शेड्यूल में किया गया है।
ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा कवर करते हैं, 244 और 275। फिर आता है 7 शेड्यूल, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, किसके किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें यूनियन क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स है, जिसपे स्टेट कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। वो कौन कितने सब्जेक्ट हैं, वो 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं कि देखते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कितने कितने सब्जेक्ट दिए गए थे। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, जो कि अभी 98 है, एक सब्जेक्ट बढ़ गया है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो कि अब 59 सब्जेक्ट हैं, यानी कि घट गया है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, जो कि अब 52 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जो कि बढ़ गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा कवर करता है, वो आर्टिकल है 246। फिर आता है 8 शेड्यूल, जिसमें लैंग्वेज की बात की गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ओरिजिनली कितने कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किए गए थे, 14 लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी कितने हैं, 22। इसमें वो लैंग्वेजेस जो ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट्स के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला है सिंधी जोड़ा जाता है, पहला लैंग्वेज। ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, 1967 में सिंधी को जोड़ा जाता है। फिर 3 लैंग्वेजेस जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट के तहत, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, फिर 4 लैंग्वेजेस जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट होता है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये सारे अमेंडमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हमें याद रखना है। तो 3 अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें से तीनों अमेंडमेंट में 8 सब्जेक्ट्स को जोड़े जाते हैं लैंग्वेजेस में। ठीक है, जिनको हमने 1 by 1 देखा। इनके अमेंडमेंट्स को याद रखना है, पहला 21st अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा 71st अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब एक अमेंडमेंट और किया जाता है, 96 अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में, जिसमें ओडिया जो नेम होता है उसको ओडिया कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इनकी आर्टिकल कौन से कवर करते हैं, तो 344 और 351। फिर आते हैं 9 शेड्यूल में, इसमें एक्ट्स और रेगुलेशन की बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, किस पे, लैंड रिफॉर्म पे और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम पे। ठीक है, इसमें कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन बनाए गए थे स्टेट लेजिस्लेटर के लिए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी पर। फिर इसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है किससे, जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, इस लॉ को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू से, कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि उस समय जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया जा रहा था, तो कोई भी जमींदार उठ के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर दे कि क्या नाम है, स्टेट हमारा मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट करके इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, फिर इस पर बहुत सारे रिफ्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर्स, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 2007 में एक लॉ ऐड करता है कि आफ्टर 24 अप्रैल 1997, ठीक है, जितने भी लॉ एडेड किए जाएंगे वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। ठीक है, अब ये आर्टिकल कौन सा कवर करता है, आर्टिकल 31B। फिर आता है 10th शेड्यूल, जिसमें प्रोविजन किया जाता है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, किसके, एमपीज और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन किया जाता है, किस ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करता था, इसको ऐड किया गया है किसके द्वारा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था। अब आइए डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला था कि कोई वॉलेंटरी गिव अप कर देता है अगर अपनी मेंबरशिप को पार्टी के, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा था कि अगर कोई मेंबर वोट कर देता है अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टिव्स, ठीक है, पार्टी डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट अगर कोई वोट कर देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इसमें क्या नाम है, एक्सेप्शन भी दिए गए थे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या थे, वो एक्सेप्शन ये था कि 2/3 लेजिस्लेटर, अगर 2/3 लेजिस्लेटर किसी भी पार्टी के, ठीक है, मर्ज कर जाते हैं अनदर पार्टी से, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित कौन करेगा, तो इसको पावर दी गई किसको किसको, स्पीकर को और चेयरमैन को। ठीक, तो इतना चीज़ जानना जरूरी था 10 शेड्यूल्स के बारे में। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल्स पे,
वो है 11 शेड्यूल्स। इसमें क्या है, इसमें पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसको, पंचायत को। पंचायत यानी कि रूलर लोकल बॉडी, ठीक है, जिनको 29 मैटर्स पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करता था, इसको भी ऐड किया गया किसके द्वारा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। और ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है, ये 243G आर्टिकल में है। फिर आता है 12 शेड्यूल्स में पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसको, म्यूनसिपालिटीज को। म्यूनसिपालिटीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। इनको 18 मैटर्स पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको ऐड किया गया किसके द्वारा, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ये किस आर्टिकल के द्वारा कवर किया जाता है, 243W के द्वारा। अब आते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ शेड्यूल दिया गया है, एक तरफ सब्जेक्ट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बताया गया है 3rd शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स, ओथ एंड अफर्मेशन, इसको अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सही है। फिर 8th शेड्यूल में बताया गया है लैंग्वेज, ये भी सही है। 9th शेड्यूल में बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड काउंसिल ऑफ द सीट्स की बात किस में की गई है, आर्टिकल 4 में की गई है, ठीक है। फिर आता है 10th शेड्यूल, जिसमें प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, प्रोविजन किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये भी सही है। और 9th शेड्यूल में क्या बताया गया है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं स्टेट लेजिस्लेटर के लिए, किस पे, लैंड रिफॉर्म्स पे और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी पे, ठीक है, इसीलिए ये वाला गलत है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें लिस्ट को मैच करना है, ठीक है, और बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो 3rd शेड्यूल में क्या है, 3rd शेड्यूल में है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है। 4th शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट है, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में। 7th शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय एन स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, कि मतलब कुछ सब्जेक्ट मैटर के लिस्ट दिए गए हैं। 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज के बारे में बताया गया। आइए इसका आंसर को देख लेते हैं, ये आंसर सी सही है, ये वाला सी वाला आंसर सही है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।